हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सभी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ईयर अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ भी आपके लिए अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं वहाँ शेयर किए जा रहे हैं, जो DT प्लस PRT एग्जाम KVS NVS के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। सो डियर नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो ये हमें जो डेफिनेशन दी है, फर्स्ट जो ऑप्शन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, या राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। सो डियर, इसमें जो पूछा है कि बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो आंसर जो इसका सही होगा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी बिल्कुल सही है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की जो योग्यता होती है, व्यक्ति की योग्यता, वो वह बुद्धि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। सो ये डियर गलत है, ये कथन गलत है। सो आंसर जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। सो कथन किसका है? तो ऑप्शन है रेबर्न, डमविल, रॉस या मैकडुगल। सो ये जो कथन है, ये किसके द्वारा ये दिया गया था कथन? तो आंसर जो हो सही होगा, रेबर्न के द्वारा अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो ये जो कथन है, ये रेबर्न का है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? सो ऑप्शन है, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, बच्चों को कक्षा कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी। सो डियर, इसमें जो पूछा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाने चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो आंसर जो इसका सही होगा, वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बच्चों के समक्ष जो प्रॉब्लम्स आती है, उनका सॉल्यूशन करने में उसके आप हेल्प करोगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्योंकि जो छात्र है, वो अगर आपसे मीन्स कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन उसका निकालते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो उससे क्या होता है, जो उसका बौद्धिक विकास है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं, क्या पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप इस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? तो ऑप्शन है, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग होती है, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं, या उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सो आंसर जो इसका सही होगा, कि आपकी कक्षा का जो ये छात्र है, वो कक्षा में काफ़ी बात करता है, और आप जब पता लगाते हो, तो वही जो छात्र है वो घर पर बहुत कम बात करता है, तो इससे तात्पर्य है कि बच्चे के जो विचार हैं, उसके थॉट्स हैं, विद्यालय में उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, मान्यता मिलती है। सो डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, से तात्पर्य है। तो ये जो ऑप्शन है, वो आप अच्छे से देख लीजिए, कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से मीन्स डायरेक्ट उसको प्रभावित करता है। इसे जो तात्पर्य है, वो हमें बता रहा है, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों की मानसिक क्षमता के विकास का घोतक है। जलवायु तथा वायुमंडलीय दिशाओं की योग का प्रवाह बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो फिफ्थ का जो आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव होता है, वो अधिगम की दशा को डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, और इससे जो तात्पर्य है कि जो जलवायु है और जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, उनका जब योग होता है, तो वो जो बालक है, उसकी जो बौद्धिक जो क्षमता होती है, निष्पत्ति जिसको आप बोल सकते हो, और जो उसकी सृजनशीलता होती है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, गहरा प्रभाव डालता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके,
अगला है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। सो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। उत्तम शिक्षण वीडियो का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, उसके माता-पिता से उसकी शिकायत करेंगे, उसको पूरी कक्षा के समक्ष दंड करेंगे या उपरोक्त सभी। सो डियर, दंड तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते और शिकायत करेंगे ये भी बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आंसर जो इसका सही होगा, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की क्षमता को तीव्र करना चाहते हैं, उसकी गति को तीव्र करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप उत्तम शिक्षण विधियाँ उसके लिए यूज़ करेंगे जिससे उसको सही दिशा में उनको मीन्स मोटिवेट कर सके, उनको सही दिशा में प्रेरित कर सके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है। किसी बालक में जो इमोशंस होते हैं वो आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है। बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है या बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो डियर, किसी बालक में जो इमोशंस होते हैं वो किसी विशेष अवस्था में दिया गया प्रत्युत्तर होता है कि वो किस दशा में उसका कैसा इमोशंस रहता है, क्रोध, घृणा, प्रेम, तो ये सब इमोशंस है, तो एक विशेष दशा में दिया गया ये एक प्रत्युत्तर है। सो सी ऑप्शन इज राइट, आई मीन थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? कठोरता, लचीलापन, न कठोरता न ही लचीलापन, कठोरता व लचीलापन दोनों। तो आंसर जो इसका सही होगा, एट्थ का ऑप्शन सेकंड सही होगा कि एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में जो अपनी उसकी जो शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग जो प्रोसेस होता है, उसमें लचीलापन अपनाना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त हैं तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बिठाने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो आप इसके आंसर देख लीजिए डियर, इसका आंसर क्या हो सकता है? सो नाइन्थ का आंसर दे रहा है कि आपकी कक्षा में अगर कुछ बच्चे फिजिकली रूप से निशक्त हैं, मीन्स उनमें फिजिकल डिसेबिलिटी है, या मानसिक रूप से मीन्स निशक्त हैं, तो या बाकी जो बच्चे हैं वो नॉर्मल हैं, तो आपके अनुसार से उन्हें जो कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो नाइन्थ का आंसर जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ जी, ये है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉमसन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या बिने? तो डियर, प्रतिदर्श जो सिद्धांत था, इसका जो प्रतिपादन किया था उसका आंसर हमें बताना है, तो इसका जो किया था वो थॉमसन ने किया था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन है 90% से 100%, 56% से 74% के बीच, 75% से 89% के बीच, या 35% से 55% के बीच। तो डियर, वर्तमान समय में जो CCE मीन्स कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसमें ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है, मीन्स उसमें ग्रेड इसमें दिए जाते हैं, और इस प्रणाली में 56% से जो 74% के बीच में अंक प्राप्त करने वाले जो छात्र होते हैं उन्हें बहुत अच्छा या बी ग्रेड की अंतर्गत रखा जाता है। तो आंसर इसका जो सही होगा 11 का सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो आप इसके आंसर देख लीजिए डियर, इसका आंसर क्या होगा? तो प्रत्येक व्यक्ति की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील रहना, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करना, ये भी होता है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर, ये डियर गलत हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं।
बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, तो ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें नहीं है पूछा है, क्योंकि जो शिक्षार्थी होते हैं उनको विभिन्न वर्गों में उनको डिवाइड करना और फिर उनके बीच में कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये बिल्कुल गलत बात है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, या आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो 13 का जो आंसर सही होगा वो होगा, तो डियर उसमें क्या होता है कि आपकी कक्षा के दौरान जो आपका टीचिंग स्टाइल है उसके दौरान आप कड़ी मेहनत आप करते हैं, लेकिन काफ़ी जो बच्चे हैं उसमें विविधताएं दिखाई देनी पड़ती है। मीन्स कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे से सीखता है, तो उनका व्यक्तिगत वो गुण होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी में सीखने की जो क्षमता होती है कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आंसर जो सही होगा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, अगला है, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, तो बताना है। तो डियर इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कि मीरा एक पिछड़ी बालिका है, या मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या मीरा को खेलना पसंद है। तो आंसर जो इसका सही होगा 14 का, मीरा एक सृजनशील बालिका है, कि इसलिए वह विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए वो एक्साइटेड रहती है कि आज स्कूल में क्या प्रोग्राम हो रहा है, तो वो ये जानने के लिए वो उत्सुक रहती है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो ऑप्शन है, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, या विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो आंसर इसका जो सही होगा, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, तो आप उसकी कक्षा के प्रबंध हेतु उसमें अध्ययन की जो गलत आदतें हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए कहेंगे और उसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। तो आंसर इसका जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना है, मीन्स होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो ऑप्शन है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी। सो 16 का जो आंसर सही होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, उसमें बौद्धिक क्षमता का आप उसमें विकास करेंगे जिसके लिए वो भी सफल हो सकते हैं जीवन में, और उसे मार्गदर्शन उचित दिशा में उनका करेंगे और अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। तो आंसर इसका जो सही होगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक जो विधि है बताना है, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, या व्यक्तिगत इतिहास विधि। सो 17 का जो आंसर सही होगा, किसी बच्चे की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए सबसे कम जो मनोवैज्ञानिक जो विधि मानी जाती है, इसका आंसर जो सही होगा 17 का हमारा जो सही होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, परीक्षण विधि। ओके, नेक्स्ट है, थोड़ा कम जूम कर लेते हैं। हाँ जी, देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था, या बालक की आर्थिक स्थिति। सो सबसे अधिक जो महत्व दिया जाना चाहिए, तो 18 का जो आंसर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण आप तभी कर सकते हो जब उनके बारे में आपको पता होता है। अगर बालक विभिन्न मीन्स कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, तो उनके अनुसार ही एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए और इसको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम कैसी चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, या युवावस्था तक। तो डियर जो विकास है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आंसर जो सही होगा जीवन पर्यंत। ओके,
बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। तो डियर, जो बच्चा है वो चारों ओर जिन वस्तुओं को देखता है या परिस्थितियों को देखता है तो उसमें उनसे रिलेटेड वो जो थिंकिंग करता है तो वह कहलाता है। तो 20 का आंसर सही होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है, वो डायरेक्ट देखता है तो वो उनके बारे में भी वैसा ही चिंतन करता है, प्रत्यक्ष चिंतन करता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। तो ऑप्शन है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोशलाइजेशन में, आपकी कक्षा में बच्चों के सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में आपकी जो भूमिका होती है, 21 का जो आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। ओके, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, या ये सभी? तो आंसर जो इसका सही होगा 22 का वो हमें होगा, वो बताना है। तो जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, साक्षात्कार विधि। अगला है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल जो भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। सो 33 का जो आंसर सही होगा तो ये किशोरावस्था की ओर होता है। किशोरावस्था में ही जो बालक है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो ये प्रश्न किशोरावस्था की ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? भाषा, विज्ञान, गणित, या धर्म? तो डियर, सबसे पहले बच्चों को किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो आंसर जो इसका सही होगा भाषा विषय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन है सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, या सभी धर्म एवं जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो आंसर जो इसका सही होगा 25 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, जीवन के नए मूल्य, नए विचार और परिवर्तनों का स्वागत करना। ओके, नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, या वातावरण के अनुकूल। तो डियर नहीं है पूछा है, तो आंसर जो इसका सही होगा 26 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर, क्योंकि वो एक चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है, तो बताना है। तो कोहलबर्ग ने जो अवस्थाएं बताई थी, मीन्स 3 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से जो उप अवस्थाएं थी 6 थी, उसमें जो प्रथम जो चरण आता है वो दंड एवं आज्ञापालन की अभिमुखता का आता है। क्योंकि इनमें जो इनका प्रथम चरण होता है नैतिक विकास का, इसमें वो दंड व आज्ञा से सीखता है। मीन्स अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको मीन्स उसको पुरस्कार मिलता है, या जब वो गलत कार्य करता है तो वो उसको दंड मिलता है। तो ये सब उसका प्रथम चरण होता है, क्योंकि उसमें नैतिकता का अभाव होता है। ओके, अगला है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा सा को वोस पढ़ता है तो वह ग्रस्त है, तो पढ़ने से ग्रस्त है। तो आंसर इसका जो सही होगा वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। सो सी ऑप्शन इज राइट। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे पढ़ने में भी कमजोर है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि वे शापट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो आप डियर ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा 29 का, कि आपकी कक्षा में जो छात्र है वो उनकी दृष्टि कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, तो वो आपसे निवेदन करते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड है वो सही से नहीं देख पाते, तो उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। और आप क्या करोगे, उनकी जो इच्छा अनुसार है उन्हें जहाँ से वो कंफर्ट होते हैं वहाँ उनको बिठा देंगे, ताकि वो जो श्यामपट पर जो लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो अच्छे से देख सके। तो आंसर जो सही होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, शिक्षक की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। यह पाठ्यचर्या
सामाजिक निर्देश का पालन करती है। सो 30 का जो आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बदलती रहती है, तभी जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है वो बदलती रहनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो डियर, यही थे आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल दैट, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।